हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका भांडेसर्स एकेडमी में। एसी सर्किट का ये तीसरा वीडियो है और आज का वीडियो बहुत खास है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज तो बड़े पेशेंस के साथ आप बैठिए, हेडफोन लगाइए, पेन कॉपी लीजिए और मेरे साथ डेरिवेशंस बनाइए। बहुत अच्छा डेरिवेशन है और साथ में इसके मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक का हेडिंग है इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट। क्या बात है, क्या हेडिंग है बच्चों? इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट। अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग एलसीआर बोल रहे हैं यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, तो हमें यह बिल्कुल पता होना जरूरी है कि इंडिविजुअल रजिस्टर का इफेक्ट क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटर का इफेक्ट क्या है और इंडिविजुअल रजिस्टर का इफेक्ट क्या है। सॉरी, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो आप देखिए दूसरा, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल फिर भी मैं आपको कनेक्ट करने के लिए एक चीज यहां पे मेंशन करता हूं। मतलब यदि बच्चों हम लोगों ने रजिस्टर लगाया है और इसमें से करंट जा रहा है आई, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं करंट इसमें से आई जा रहा है और ये रजिस्टर है, तो इसका ईएमएफ कितना होगा? वो होगा बेटा आई इंटू आर। यस एग्जैक्टली बच्चों, यदि मैं यहां पे इंडक्टर लगा रहा हूं, जाहिर सी बात है इसमें से करंट आई जा रहा है, तो इंडक्टर के अक्रॉस का ईएमएफ कितना होगा, यानी कि ई एल कितना होगा? तो वहां पे भी V इंटू आई यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन करंट होगा आई, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां होगा करंट होगा आई, बट द अपोजिशन डन बाय द इंडक्टर इज डिनोटेड बाय एक्सएल। यानी इंडक्टर अपने अंदर में से जो करंट जा रहा है उसको देने वाला अपोज जो होता है वो होता है एक्सएल, एंड वी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। आसान भाषा में समझना है तो काइंड ऑफ अपोज गिवन बाय द रजिस्टर, द सिमिलर अपोज इज गिवन बाय द इंडक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल। ये एक्सएल होता है, जी हाँ। और एक्सएल क्या होता है? तो एक्सएल इज गिवन बाय ओमेगा एल, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर में ये हमने पुट करके दिया है आपको। फिर से एक्सएल होता है बच्चों 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो गया बच्चों। और एक बात यहां पे मान लीजिए मेरे अजीज दोस्तों, यदि रजिस्टर में आपने E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी ये दे दिया, तो करंट भी इसके अंदर I0 साइन ओमेगा टी ही आता और हमारा फिर कंक्लूजन ये होता कि रजिस्टर के अंदर करंट एंड ईएमएफ आर इन द सेम फेज, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। वेर एज इन द इंडक्टर यदि हम लोग E बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी दे रहे हैं, तो करंट हम देते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और हम ये कहते हैं, अरे क्या भूल गया भाई रे, बंद करना है। हाँ, तो हम ये मच्छर यहां घूम रहा है और ये टच पैड है तो वो जाके कनेक्ट हो रहा है, वही तो बोला कहां से खुल गया। चलो, E0 साइन ओमेगा टी आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब करंट इज लैगिंग द ईएमएफ बाई पाई बाई 2। यहां पे बच्चों जो करंट है वो ईएमएफ को पाई बाई 2 से लैग करता है। डिटेल हो चुका है, दूसरा वीडियो देखिए, बढ़िया समझ में आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा टच कर रहा हूं टॉपिक के साथ कि इतना ध्यान में रहे तो कोई समस्या नहीं जाएगी। तो यहां पे लैग करता है, यानी यहां मैं ऐसे लिखूं I और ऐसे लिखूं E तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैं I को रेफरल मानूं तो ईएमएफ इज लीडिंग दी करंट, और ईएमएफ को रेफरल मानूं तो एक्चुअली होता क्या है, कंफ्यूज मत होना। यहां पे क्या कहा मैंने? करंट। मान लीजिए ये ईएमएफ है तो करंट नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज करंट इज, ये है EL, और करंट इज लैगिंग दी ईएमएफ बाई पाई बाई 2। और इसको मैं करंट यहां ले लूं बच्चों तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ईएमएफ इज लीडिंग दी करंट बाई पाई बाई 2। इसका मतलब क्या होता? ए बी ए से आगे है, ये स्टेटमेंट सही है। एट द सेम टाइम ए बी से पीछे है, ये भी तो स्टेटमेंट सही है। बस यही हुआ कि करंट
माइनस माने लैग टू द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, यानी करंट ईएमएफ को पाई बाई टू से लैग कर रहा है, उसके पीछे है, लेकिन एट द सेम टाइम ईएमएफ जो है वो आगे है। ये दोनों चीजें यहां रिप्रेजेंट की जा सकती है। तीसरा है बच्चों, यदि मैं कैपेसिटर लगा रहा हूं और इसमें से करंट, अरे भाई इसमें से करंट जा रहा है आई और कैपेसिटेंस है सी, तो जाहिर सी बात है ई सी बराबर होता है आई इंटू एक्स सी, एंड एक्स सी इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यानी अपोजिशन डन बाय कैपेसिटर। नाउ what is xc? Xc is given by 1 upon omega c, and xc is given by 1 upon omega मतलब 2 pi f into c, and this is what we call as the xc। ये आ गया हमारा xc। यहां e is equals to E0 sin ओमेगा टी यदि है बच्चों, तो I बराबर होगा I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी यहां पे ये जो प्लस है, हियर द करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, यानी यहां पे करंट जो है वो ईएमएफ से पाई बाई टू आगे जा रहा है। क्या बात है। यहां मैं करंट को यदि रेफरल मानता हूं तो मैं ये कहूं कि यहां पे ईएमएफ जो है वो लैग करेगा करंट को। यहां थोड़ा उल्टा दिखता है ना, करंट इज लीडिंग बट ईएमएफ इज लैगिंग। दोनों चीजें समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, यही ध्यान में रखिए। यहां पे लीड, अभी देखिए कैपेसिटर लीड, इंडक्टर लैग एंड रजिस्टर इज इन द सेम फेज। अब मैं वो डायग्राम वगैरह नहीं ड्रॉ करूंगा बेटा, माफ करना। फेजर डायग्राम आपको निकालना पड़ाया है, सब आपको आता ही है मान के चल रहा हूं। आप इसी वीडियो में सब नहीं होगा, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा वीडियो और फिर दिक्कतें जाएगी। तो इतना यदि आपको आता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो हमारे लिए, यानी कि इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए इसका फोटो लेके रखिए, खटाक। इतना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं हमारा अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन है इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट, यानी हम लोगों ने क्या करना है अभी, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, LCR, that LCR we have been connected in series। यहां पे E दे रखा है हमने, E0 sin ओमेगा टी। करंट कितना जा रहा है बच्चों? I। ये कौन है? इंडक्टर। ये कौन है? कैपेसिटर। ये कौन है? रजिस्टर। जाहिर सी बात है। चलिए मैं यहां पे ये लिखूं, I और E आर इन फेज, वेर एज इंडक्टर को मैं I यहां पे लैग करता है, तो आई विल राइट लाइक दिस। करंट को मैं यहां I बोल रहा हूं तो EMF विल बी लीडिंग, करंट को मैं I बोल रहा हूं तो EMF विल बी लैगिंग। मतलब करंट को EMF लैग कर रहा है। अभी अभी पढ़ाया बच्चों। हाँ सर यहां तो तुमने लीड बोला था पाई बाई टू। जी हाँ, करंट लीड कर रहा है बट EMF लैगिंग, बिकॉज हियर आई एम मेकिंग करंट एज ए रेफरेंस, करंट के हिसाब से। यानी जैसे मैंने कहा था A और B, मैं A को बोलूं, A को रेफरेंस रखूं तो B A के आगे है, और B को रेफरेंस रखूं तो A B के पीछे है। ऐसा वाला वो मुद्दा है। इन दिस सर्किट, इन दिस, अभी यार ये नहीं लिखता हूं यार मैं, प्लीज आई विल सेव योर टाइम। इन अबोव सर्किट, inductor, capacitor and resistors are connected in the series. Let current I is flowing through the inductor, capacitor and resistor. Let यहां ऐसे लिखता हूं, let EL be the EMF across the inductor and which is given by I into XL. Let EC be the EMF of capacitor and which is given by I into XC, and let ER be the resistor of EMF of the resistance and which is given by I into R। ये बात हो गई है। तो यहां पे हमें क्या मिला है बेटा? इन सब का EMF मिला है। तो हमने EMF अक्रॉस रजिस्टर, EMF अक्रॉस इंडक्टर एंड EMF अक्रॉस कैपेसिटर ये ले रखा है। नाउ वी हैव टू गो फॉर द फेजर डायग्राम। यहां एक बड़ा जरूरी सा काम है, ये बड़ा जरूरी काम है। मैं यहां पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं इसको फेजर डायग्राम में हम कैसा लिखेंगे बेटा? तो देखिए मैं जरा इसको ऐसे निकालता हूं। लेट इट बी, आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम। द वेरी सिंपल वे टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम इज, आई विल कंसीडर दिस एज द I।
आई किसके ऊपर ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस के ऊपर, सो आई कॉल दिस एज एक्स एक्सिस एंड दिस एज वाई एक्सिस। रुको जरा, सबर करो, हर चीज को समझेंगे बेटा, हर चीज को समझेंगे। ये ले लिया मैंने कलर चेंज, ये करंट है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल ईएमएफ है वो ओरिजिनल ईएमएफ है, ये दैट इज द पीक वैल्यू, और ये है हमारा ईएमएफ ई। यहां से मैंने इसको एक प्रोजेक्शन डालना है और यहां से मैंने इसको प्रोजेक्शन डालना है, इसकी वैल्यूज मिलेगी, ये मिलेगा ई जीरो कॉस ओमेगा टी, मिलेगा ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये मैंने पढ़ाया है। अब मैं आ रहा हूं अलग ड्राइंग पे, मैं ईएमएफ इस करंट को मैंने रेफरेंस माना है, सो वेयर विल बी द रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस मैं यही पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एज ई आर। अब हमें जरा समझाइए मेरे अजीज दोस्तों, ये ई आर है, आई एंड ई, देखिए जिस दिशा में आई डाला उसी दिशा में ईएमएफ, तो ई एंड आई आर इन फेज, आई आर इन फेज। पहले बताइए ये दिख रहा है ना, ठीक ठीक चेक कर लो, चेक कर लेने दो मुझे। हाँ, हस्ताक्षर भी दिख रहे, हम भी दिख रहे, आप भी दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पोपटी रंग। अब लेते हैं इंडक्टर। इंडक्टर ईएमएफ ऑफ इंडक्टर इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय 2, यानी करंट यदि यहां पे है तो मेरे अजीज दोस्तों मैं यहां पे ले जा रहा हूं ईसी, एंड दिस इज व्हाट योर ईएमएफ विच इज, ये यदि करंट है तो ये लीडिंग बाय 92। एट द सेम टाइम कैपेसिटर मैं ईसी नीचे ले जा रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट योर ईसी विच इज लैगिंग बाय पाई बाय 2। तो ये करंट है तो ये नीचे की तरफ पाई बाय 2, ये ऊपर की तरफ पाई बाय 2, और इसी के ऊपर 0 डिग्री फेज शिफ्ट, 0 डिग्री फेज शिफ्ट विच इज गिवन। अब होता यह है कि इंडक्टर और कैपेसिटर, एज इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर देयर इज ए फेज शिफ्ट बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, सो इट बिकम 180। सो आई राइट दिस अमाउंट ऑफ, क्योंकि ये हो गया, गड़बड़ कर दी मैंने, ये होगा EL और ये होगा EC, तो ये EL है और ये EC है, तो ये क्या होगा, ये होगा EL माइनस EC। EL का EMF कैपेसिटर के EMF से थोड़ा सा हम लोग ज्यादा बताते हैं, ये हमारे लिए टोटल EMF हो गया, ये होगा EL माइनस EC। सो दिस इज द वे टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो यहां पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया बेटा, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और फेजर डायग्राम में अब हमारे सामने सारी चीजें क्लियर हो गई, हमारे सामने सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, सो मच एंगल दैट इज मेड, दैट इज थीटा। सो इसका नाम दे देते O, यहां पे बोल देते थे A, B और C। ये जाकर के इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगा आगे, देखना भी। सो फ्रॉम फेजर डायग्राम, अब बच्चों देखिए फेजर डायग्राम में इनर ट्रायंगल, दिस रेक्टेंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल इंडिकेट दिस ईएमएफ, तो ये डायगोनल जो है वो ईएमएफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं OAB। बच्चों ये EL माइनस EC होगा, तो ये भी क्या होगा बेटा, EL माइनस EC। क्या बात है, इनर ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, इनर ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ व्हाट इज OA इज द E स्क्वायर, व्हाट इज OB, OB is the ER square plus what is AB, and AB is nothing but an EL minus EC square। ये आ गया EL minus EC square। तो E बराबर मैं निकालू ना 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 रे ना रे ना रे, तो मैं इसको E square ही रखता हूं, and I'll put the value of the ER square, so I'll get ER square is equals to IR square। तो यहां पे मिलेगा बेटा I square R स्क्वायर। ये कहां से आ रहा है सर, कहां से क्या ला रहे हैं भाई, ये डाल रहे हैं ना हम लोग, ER इज इक्वल टू I इंटू
आर, तो ई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज ई एल, ई एल इज गिवन बाय आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी स्क्वायर। तो यहां पे ई स्क्वायर बराबर होता है, आई विल टेक आई स्क्वायर कॉमन, तो इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये बात बन रही है, बराबर है? जी हां, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसको यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां बनेगा ई, यहां बनेगा आई, और यह आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। हाँ, क्योंकि इसका तो स्क्वायर हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये तो हमने ले लिया। ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। एज व्हाट इज ई, ई इज इक्वल टू होता है आई इंटू जेड। अब यहां पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस्ड हो गई है मेरे अजीज दोस्तों, जिसका नाम है इंपीडेंस। इंपीडेंस पे खुल के बात करते हैं। व्हाट इज इंपीडेंस? अब जैसे मैंने कहा कि अकेला मैं रजिस्टर लगा रहा हूं तो वो जो अपोज दे रहा है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर लगाया हूं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर लगाया हूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब सवाल है, जब ये तीनों मिल करके अपोज करेंगे, तीनों का मिल करके जो अपोज होगा उसका नाम होगा इंपीडेंस, एंड दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द Z, and Z is called as impedance. Now if I compare this equation, compare with this equation, तो यहां आपको I का कोएफिशिएंट ये मिल रहा है और यहां I का कोएफिशिएंट Z मिल रहा है, तो हम Z बराबर बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। जिसकी हमें तलाश थी वो आज मिल गया है, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। क्या बात है। उसके साथ साथ फेज डिफरेंस भी आता है, तो हम फेज डिफरेंस भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा और मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो एज इसको, और दूसरी इसमें एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल कहा जाता है और एक्सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। यदि मैं ये पुट करता हूं तो Z बराबर आता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल आर स्क्वायर इन ब्रैकेट दैट विल बी एक्सएल क्या होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर minus 1 upon omega square c square. So this is also the way to write this. This is also the way to write this. ओमेगा बाहर निकल सकता है, और मतलब हो सकता है कि आप और इसको अच्छा लिख पाओ। ये है, तो बेटा इसका फोटो ले लो फटाक से। ओके, अब ना होगा जुल्म ना होगे, ना 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 ना, मैं एक काम करता हूं, मुझे इस डायग्राम का कोई काम नहीं है, मुझे इसका काम है, इसका काम है फेजर डायग्राम। मैं इसी डेरिवेशन को कंटिन्यू कराता हूं, आपको शायद एग्जाम में हेडिंग आ सकता है फेज डिफरेंस इन LCR सर्किट। देखिए कितना सिंपल है बेटा, ये LCR सर्किट का डायग्राम है, इन्होंने फेज डिफरेंस बोला है, तो tan थीटा इनर ट्रायंगल, वही वाला ट्रायंगल अपना OAB इनर ट्रायंगल, tan theta is opposite upon hypotenuse, opposite upon adjacent, यानी कि AB upon OB. So tan theta is given by AB upon OB. So here tan theta is given by AB upon OB. So tan theta is given by what is AB? What is AB? AB क्या है? EL minus EC upon what is OB? OB is given by ER. So theta is equals to tan inverse EL minus EC upon ER. ये आ गया भैया, ये बन गया है। अच्छा, इसको और अच्छे से लिखना है तो फिर आपको याद होनी चाहिए सारी वैल्यू बेटा। EL क्या होता है, I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू एक्सी अपॉन I इंटू R।
क्या बात है। सो दैट बिकम tan इनवर्स ऑफ आई निकाला कॉमन XL माइनस XC अपॉन R, ये आई गेट कैंसल। फिर से क्या बन रहा है बेटा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R एंड दैट विल बी योर फाई, दैट इज द फेज डिफरेंस। बहुत बढ़िया। चल लीजिए इसका फोटो लीजिए बेटा, बढ़िया। एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए अब मैं इसी को इसके डिफरेंट केसेस फॉर द फेज डिफरेंस आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ला 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 ला। So I'll heading here different cases of phase, phase की भिन्न भिन्न केसेस। केस नंबर 1, अब देखिए ये आपका फाई है। पहला केस इन्होंने हमको जो बोला है वो केस का अध्ययन हम लोग अभी करने वाले हैं। क्या अध्ययन होगा, जाहिर सी बात है अध्ययन क्या होगा, मतलब भैया देखिए हम बोल रहे हैं कि XL बराबर XC जब है तो आपका फाई जो है वो 0 आएगा। फाई कितना आएगा, 0। यानी XL बराबर XC है तो देखते हैं थीटा बराबर 0 आएगा, नॉट फाई। थीटा बोला है तो थीटा लेते, थीटा शून्य कैसे आएगा देखते हैं। सो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये और ये बराबर है तो ये शून्य हो जाएगा और tan इनवर्स 0 बराबर होता है 0। इसका मतलब E होएगा आपका E0 साइन ओमेगा टी और आपका I होएगा I0 का I आएगा बेटा I0 साइन ओमेगा टी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था और यहां प्रूफ कर दिया है कि जब XL बराबर XC है यानी ये दोनों कैंसल हो गए तो आपका सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस सर्किट आर इन फेज विथ ईच अदर। क्या बात है। अब क्या होगा, केस नंबर 2 को समझते हैं। सो लेट इट बी केस नंबर 2 व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। XL क्या है बेटा, XC से ग्रेटर है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि यह इंडक्टर डोमिनेंस सर्किट है। ये अब ये कैसे इंडक्टेंस डोमिनेंस है, तो हमने ये बोल रखा है कि XL जब होगा वो XC से बड़ा होगा। तो आप ही बताइए इस फॉर्मूले में देखिए, यदि XL बड़ा होगा और XC छोटा होगा तो आपका थीटा जो है वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। थीटा विल बी पॉजिटिव, यानी E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी आता है तो I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस डोमिनेंस सर्किट। इंडक्टेंस डोमिनेंस सर्किट, यह इंडक्टेंस का क्या है बेटा, डोमिनेंस है। और तीसरी केस जब बनती है तो वो बनेगी बेटा XL इज लेस देन XC, यानी कैपेसिटर डोमिनेंस सर्किट है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, आप ही देख लीजिए बेटा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। आप ही बताइए ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ मतलब आपका थीटा क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। थीटा निगेटिव आएगा मतलब योर सर्किट इज कैपेसिटेंस डोमिनेंस। तो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। तो आप ही बताइए I क्या आएगा बेटा, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, हो यहाँ पाई बाय 2 स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, आप पाई बाय 2 की जगह पे फाई बोलेंगे या थीटा बोलेंगे। यहाँ फाई बोला था क्या भैया, फाई बोला था, फाई। अब या थीटा भी बोल सकते हैं बेटा, थीटा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे थीटा ही बोलेंगे क्योंकि हमने थीटा यूज किया। फाई यूज करो तो फाई बोलो। ये देखिए मतलब हमने जो प्रूव किया था कल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ फिर से प्रूव हो गया है कि ये 3 कंडीशंस है, एक इंडक्टिव डोमिनेंस, एक कैपेसिटिव डोमिनेंस और XL और XC का प्रभाव समान है। तो इस टाइप से आपकी भिन्न भिन्न केसेस भी हमने स्टडी कर ली है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका फोटो लीजिए जनाब इसका फोटो लीजिए। ओके चलिए खड़ा कर। सोचता हूं अगर, अरे नहीं सर नहीं, ओके बेटा, IMP फॉर्मूला, IMP फॉर्मूला। तो IMP फॉर्मूलास क्या क्या होंगे बेटा, तो सबसे पहले आता है बेटा I RMS इज इक्वल्स टू
पहले हाँ आई आर एम एस और ई आर एम एस। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन रूट टू और ई आर एम एस इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन रूट टू। ये दो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है इन रजिस्टर। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है बेटा? हमने जो पढ़ा वो ये है कि यदि रजिस्टर आर है, मान लीजिए आपका डिवाइस रजिस्टर आर है, तो ई होता है ई जीरो साइन ओमेगा टी और आई होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसमें कोई अंतर नहीं है। बाद में इफ योर सर्किट इज इंडक्टर एंड ई इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। क्या बात है? जब आपका इंडक्टर एल होता है तो ई इज इक्वल टू होता है ए जीरो साइन ओमेगा टी और आई बन जाता है ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये समझना बड़ा जरूरी है। ई एल होता है बेटा आई इंटू एक्सएल और एक्सएल होता है बेटा ओमेगा एल और ओमेगा एल होता है बेटा टू पाई एफ एल। ये आपको फटाफट आने चाहिए भैया। मैं फिर से कह रहा हूं, अब न्यूमेरिकल तो हम बना रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय आपका ज्ञान बड़ा जरूरी है। आई क्या होता है बेटा? इधर लीड कर रहा है, यानी प्लस पाई बाय टू। सर फास्ट लिख रहे, लिखना पड़ेगा। What is EC? I into XC. What is XC? Is 1 upon omega C. So what is EC? I upon हटाओ, XC is equals to 1 upon omega C, यानी XC is equals to 1 upon 2 pi FC. इतना यदि आपको आता है तो कोई समस्या नहीं है। और Z बराबर अभी निकाला था R स्क्वायर प्लस XL माइनस X एक्सी होल स्क्वायर। ये इतने आपको फॉर्मूले आते हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हैं। ये फॉर्मूले है, ये हमने अभी आपको पढ़ाया, अभी आपको पढ़ाया। चलिए, ये तो मैंने सिखा दिया बेटा। पेन कॉपी लीजिए। जो एब्सेंट थे बच्चे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जो एब्सेंट थे बेटा, उनके लिए ये अच्छा मौका है ये। जब भी कोई न्यूमेरिकल, अरे रे 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 क्यों हिल रहे हो भैया? क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहला रूल यह है बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, रीड द न्यूमेरिकल्स केयरफुली। अब जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, तो कई बच्चों ने यह शंका जताई है कि सर वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट, कि भैया क्या दिया है, क्या लिखना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहां हमें समस्या जाती है। उसका मैं समाधान आपको मानता हूं, उसका समाधान बता रहा हूं बेटा। ये कॉन्फिडेंस आपका खराब यदि हुआ है तो उसको जगह पे कैसे लाना है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। जादू तो है नहीं कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया और आपको समझ में आएगा क्या गिवन है। इसलिए कभी भी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या एंट्रेंस का कोई भी सवाल हो, एक नियम हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप जिस भी टॉपिक के न्यूमेरिकल पढ़ो, तो सबसे पहले उसके बारे में ऐसी पूरी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, उसके फॉर्मूलीज को समझ लो, उसकी हर एक टर्म्स को समझ लो, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएगी और फॉर्मूला अप्लाई करना आपको इजी हो जाएगा। अन्यथा आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है तो अप्लाई कहां से करोगे? और बगैर फॉर्मूले के आप पढ़ते हो तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत नीचे जाएगा, और कॉन्फिडेंस नीचे जैसे जाएगा तो आपका विश्वास टूटता जाएगा कि यार मैं न्यूमेरिकल नहीं बना सकता। तो इससे बचने के लिए यह बेहतरीन टेक्निक है। ध्यान से, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, तो हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया गया है, वो है बच्चों 140 साइन ऑफ 3142T इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम। क्या बात है, 50 ओम के अक्रॉस में ये पूछा है। तो सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, दूसरा पूछा है आरएमएस करंट थ्रू द सर्किट, IRMS, ये पूछा है। क्या बात है, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसको जब हम मिटाएंगे, कैलकुलेशंस आपको करने हैं, ज्यादातर कैलकुलेशंस में हम लोग यहां वक्त नहीं देंगे। वक्त ने हमको कभी दिया नहीं है वक्त रे। देखिए बेटा, इसने कहा है कि एक रजिस्टर सर्किट में लगा है, यहां पे एक एसी सोर्स हमने दिया है,
एसी सोर्स है, E बराबर 140 साइन ऑफ 3142 इंटू टाइम t। R है 50 ओम और करंट जा रहा है I। सामने वाले ने हमको पूछा है IRMS और फ्रीक्वेंसी। तो IRMS जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला यहां दिया है बेटा, I0 अपॉन √2। तो ये मिल गया इक्वेशन 1। हमको दिशा मिल गई कि हमको I0 निकालना है। चलिए उसके लिए तो पहले पूछा उसने फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पूछिए। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एज गिवन, उन्होंने हमको गिवन दिया है बेटा E बराबर 140 साइन ऑफ 3142 ऑफ t। I would like to compare this, compare with E is equals to E0 sin ओमेगा t। क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में बच्चों आपको कंपेयर करके E0 और ओमेगा तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट ही मिल जाएगा। ये बोला डायरेक्ट। मैं थोड़ा ना इसको जरा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे आपको एक हरे लाइन से फॉर्मूलेस को अलग कर दिया। अब मैं जब कंपेयर कर रहा हूं तो कंपैरिजन से मुझे समझ में आ रहा है कि भैया यहां E0 क्या दिया है, तो मोटा मोटा यहां E0 सीधा कंपेयर करूं तो 140 वोल्ट मुझे मिल गया है। दूसरा, मैं T का कोएफिशिएंट ओमेगा है तो T का कोएफिशिएंट ये घानेरड़ा है, यानी ओमेगा बराबर मुझे मिल गया है 3142, ये T का कोएफिशिएंट। बट मुझे पता है कि ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई f। इतना तो हमारा दिमाग चलेगा बेटा, तेज चलेगा, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो f इज इक्वल टू 3142 डिवाइडेड बाय 2 पाई। थोड़ा दिमाग भी लगाना, क्योंकि जब ये ऐसा दिया रहेगा तो आपको उसका फायदा भी लेते आना चाहिए। 2 इंटू पाई होता है 3.142। इसके एक्चुअल वैल्यू 3.14 हम लेते हैं, लेकिन 3.142 है, ऊपर से मिलती जुलती, इसलिए मैंने पूरी लिखी है ताकि मैं इसको काट दूं। तो f बराबर आता है 3142 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3142, 3 डिजिट इधर लेके गया तो 10 टू द पावर -3, है ना? राइट में गए तो माइनस, लेफ्ट में गए तो प्लस, दिस गेट कैंसल। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 और इसको ऊपर ले गया तो ये बन गया 10 टू द पावर +3, यानी f बराबर होगा 10 टू द पावर +3 यानी 1000 डिवाइडेड बाय 2, यानी फ्रीक्वेंसी मुझे यहां मिल गई है लगभग 500 हर्ट्ज। तो डायरेक्ट ही फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे 500 हर्ट्ज। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो एक हमारा पहला काम हो गया। अब हमको चाहिए IRMS। IRMS के लिए चाहिए हमको I0। ना व्हाट इज I0? तो I0 मिलेगा हमको E0 अपॉन R। तो कुछ नहीं है, मैंने ओम्स का ही नियम लगाया है कि I0 इज गिवन बाय E0 अपॉन R। तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या बेटा? यहां पे कुछ गड़बड़ नहीं। उन्होंने पूछा क्या है हमको? हमको पूछा है कुछ तो है। बराबर है। ERMS दिया है कि IRMS दिया है? IRMS। हमको जो पूछा है बेटा वो हमने ERMS यहाँ रजिस्टर दिया है, तो हम लोगों से कुछ भूल न हो जाए। IRMS जो होता है वो होता है बेटा ERMS अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? ERMS अपॉन R। ये बराबर है, हमको IRMS चाहिए तो वो मिलेगा हमको ERMS बाई R से, ERMS अपॉन R। सब सही है। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, तो हमें कौन चाहिए बेटा? ERMS, एंड ERMS इज गिवन बाय E0 अपॉन √2। ये ERMS इज गिवन बाय E0 अपॉन √2। ये सही था। तो IRMS उन्होंने दिया हुआ है
वो होता है बेटा ई आर एम एस अपॉन आर, बट ई आर एम एस होता है ई जीरो अपॉन √2 इंटू आर। तो बच्चों ई जीरो हमने अभी अभी कंपेयर करके कहीं तो भी निकाला है 140, तो दैट इज 140 अपॉन √2 इंटू आर का वैल्यू उन्होंने दिया है 50। तो यहां मुझे लगभग ये कैंसिल हो रहा है, 14 डिवाइडेड बाय 1.41 इंटू 5, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है IRMS। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू that you should go for solution of this. I'll write here directly 1.98 ampere in order to save your time. आप समय लेकर के इसको सॉल्व कीजिए, लॉग टेबल से सॉल्व कीजिए, जरूरत नहीं है लॉग टेबल इतनी फालतू चीजों की यूज करना है। खटाक खट 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 खटाक, ओके फोटो निकाल लिया। हम जा रहे हैं आपकी गली छोड़कर, हाँ वही तो बोला, छोड़ दी हमने वो गलियां अब। भैया कंफ्यूजन बहुत होता है फॉर्मूलेस का, कंफ्यूजन बहुत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल इत्मीनान से आराम से बैठिए बच्चों, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोगों को अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, तो आप बढ़िया ढंग से बैठे हैं ये मान के मैं चल रहा हूं, और मैं आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। थोड़ा सा ना ये बेकार दिख रहा है, ये आपका आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम क्यों ना 1 2 3 4 और 5 ऐसा कर दिया मैंने। अब सर पहले ठीक था, जान दो 30 पढ़ते हैं। एन इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कितना दिया है, L बराबर 200 मिली हेनरी, यानी इंडक्टर होगा 200 इंटू 10⁻³ हेनरी, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ द पीक ईएमएफ, पीक बोले बराबर E0 दिया है रे बाबा, कितना है 210 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी F बराबर दिया है बच्चों 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द पीक करंट, यानी हमको पूछा है I0। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू, व्हेन पूछा क्या है, व्हेन करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू then what is EMF, ये भी सवाल है हमारा। चलिए करते हैं सॉल्व सवाल हमारा। सबसे पहले तो हमको पूछा गया है I0, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले हमारे पास रखे हुए हैं। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। पहली बात तो बच्चों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ऐसे ना इंडक्टर लिया है, और इंडक्टर में ये एक सोर्स लगाया है, E इज इक्वल टू ना E0 दिया है सीधा 210 वोल्ट, यानी इन्होंने हमको ERMS ही दिया है। ये नॉट E0, दिस इज ERMS, इसको रूट मीन्स ही वैल्यू बोलते हो। ये इंडक्टर है हमारा 200 मिली हेनरी का, करंट जा रहा है I। जाहिर सी बात है बेटा बच्चों इंडक्टर है तो EMF और करंट के बीच में क्या होगा बेटा, लैगिंग ही होगा, कितने का, π/2 का। तो चलिए इसको लेकर के सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा भैया, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, वही तो समझना है। अब जाहिर सी बात है इन्होंने हमको पीक वैल्यू दिया है तो E0 ही होगा, ERMS नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हमने भी कर रखी है। जी हाँ E0, ये भी है E0, कोई बात नहीं। चलो हमसे पूछा गया है दिस इज द I0 और अकॉर्डिंग टू द ओहम I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ माय क्वेश्चन इज, जब सर्किट में इंडक्टर हो तो हाउ मच रेजिस्टेंस गिवन बाय द इंडक्टर एंड विच इज गिवन बाय XL। ये बन गया मेरे लिए इक्वेशन।
कोई बात नहीं। तो I इज इक्वल टू, ये 0 पता है, एक्सएल नहीं पता है, तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2πfl। सही है जी हाँ सही है। तो हमें तो फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो क्या कह दी है ना भाव। चलिए तो एक्सएल बराबर आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी है बच्चों 50 इंटू, और ये दिया है 200 इंटू 10⁻⁻3। मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 2, और इसका एक 0 और इसके 2 0, इसको लिखता हूं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, एंड दिस गेट कैंसल। सो एक्सएल बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू 10, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू 31.4, एंड एक्सएल इज इक्वल टू, इसका 2 गुना कर दो तो 4 दूनी 8, 2 6, 6.28 ये आता है आपका एक्सएल, दैट इज दी ओपन। तो एक्सएल आपको मिल गया है, यदि एक्सएल आपको मिल गया है तो your I0 will become E0 upon XL. Now here your E0 value is 210 upon XL is 6.28, and that is what your I0 is in the ampere. Now I am expecting from you that you should go for this solution of this, and please give me the answer, and आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3.341 ampere. Now this is not the time where I will teach you how to go for division of this. Either you can use the log paper, but I suggest you don't go for a log table. This is a very chiller problem. इसके लिए log table की जरूरत नहीं है, ठीक है जी हाँ। अब सवाल यह है कि इन्होंने पूछा है बच्चों की जब when current is at its peak value then what is the EMF। तो मुझे बताइए, ये मैं निकाल रहा हूं EMF 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, whatever it is। नाउ यदि मैं यहां से बच्चों करंट ड्रॉ करता हूं तो करंट विल बी लाइक दिस, क्योंकि ये π/2 बाद में शुरू होगा, इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट जो होता है वो लैगिंग बाय π/2 होता है, तो मैंने बाद में शुरू कर दिया। अब ये बोल रहा है कि जब आपका व्हेन करंट इज एट द पीक वैल्यू, आप देखिए बेटा करंट कहां पीक पे, यहां पीक पे, जब करंट पीक है तो उसका ईएमएफ कितना है 0, तो Vrms या ERMS होगा बेटा 0। और इसी को ही तो हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं, इसी को ही तो हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 दैट इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब इधर ईएमएफ शून्य हो तो उधर करंट पीक पे होगा, करंट पीक पे होगा तो ईएमएफ शून्य होगा, लेकिन जब दोनों शून्य और दोनों पीक पे है तो उसको बोलते हैं दे आर इन फेज। तो ये इसका जवाब है, इस सवाल का जवाब ये है। इसके लिए ये नॉलेज होना जरूरी है कि कौन किसको कब लीड और लैग कर रहा है। चलिए बच्चों ये हो गया है, 2 प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं। ले लिया फोटो, क्या बात है। ना रे ना 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 रे ना 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 रे ना ना। कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी करने में, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं। चलिए, कुछ तो है तुझसे, यस 32 खटैक, ये फॉर्मूलेज भी दे देता हूं। खटैक ले लिया, फरवरी 2023 में पूछा है। और एक सर, और एक होना हमको, और एक होना दे देता हूं ना ना, ये 3 का है बाबा, ये 32 लीजिए, 32 लीजिए, 32 लीजिए। क्रैक 3 मार्क्स के लिए पूछा है क्रैक। इस वीडियो के बाद में ये 2 न्यूमेरिकल्स आप बनाइए बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप कनेक्टेड रहिए तो मजा आएगा, कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। स्टे ट्यून, यू विल गेट ऑल द वीडियोस इन दिस यूट्यूब चैनल। आप हमसे कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।